वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो वाटर है उसका आयोनाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, और ये वाटर की एक जो है प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसके थ्रू जो वाटर होता है वो जो आयनिक यौगिक होते हैं उनको क्या करता है, घोल लेता है अपने अंदर। जैसे वाटर के अंदर जो है हम NaCl को घोल पाते हैं, तो ये एक प्रकार का आयनिक प्रोडक्ट होता है। और इस आयनिक प्रोडक्ट को जो है वाटर डिसोल्व कर लेता है। तो ये जो वाटर डिसोल्व करता है किसी भी आयनिक यौगिक को, उसके लिए वाटर के अंदर होता है आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी। वाटर के अंदर क्या होती है, आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है। आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयनीकरण। तो वाटर का भी क्या होता है, आयनीकरण होता है। तभी तो वो जैसे कि मान लो हमारे पास में ये वाटर है, जब ये वाटर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटता है, तभी ये दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि Na और Cl होता है, तो इस प्रोडक्ट से क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, यानी कि इनके साथ में बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन आयन जो होता है वो क्लोराइड आयन से, और जो हाइड्रोक्साइल आयन होता है वो सोडियम आयन से जो है बॉन्ड बना सकता है, या आपस में पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो वाटर होता है उसमें भी क्या होती है, आयनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है, ये भी आयन के रूप में कन्वर्ट होता है। अब इसी प्रॉपर्टी को हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि किस प्रकार से वाटर का आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल जो है वो भी यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि आयनिक प्रॉपर्टी जो होती है वो वाटर की किस तरह से होती है। तो देखो, वाटर जो मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल हैव स्लाइट टेंडेंसी टू अंडरगो रिवर्सिबल आयोनाइजेशन। कुछ हल्की सी टेंडेंसी होती है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, आयोनाइजेशन कर सकता है। ठीक है, मतलब हल्के हल्का सा, ज्यादा नहीं। ये नहीं है कि वाटर जो है टूटकर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बना देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जो हाइड्रोजन आयन जो वाटर होता है, वो वाटर किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसे चार जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को घेरे रहते हैं इस तरीके से। तो हमने ये देखा था कि जो वाटर होता है यहाँ से टूटता है, एक वाटर मॉलिक्यूल जब यहाँ से हटता है, जब यहाँ से हटना होता है, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो यहाँ पर जुड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, देखो इस तरह से हमारे पास में ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इसके साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये बंध जो होता है, जब ये टूटता है तो तीन तरह की कंडीशन बनती है। तीन तरह की कंडीशन क्या बनती है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल का जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ में यह हाइड्रोजन जुड़ने की कोशिश करेगा। जैसे कि इस ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इस ऑक्सीजन के साथ में कोई दूसरा हाइड्रोजन जुड़ने की कोशिश करेगा, या तो इस ऑक्सीजन के साथ में या फिर इस ऑक्सीजन के साथ में। तो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से टूट गया, मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब यहाँ से टूटना शुरू करता है, तो दूसरा जो होता है, जो वाटर का जो हाइड्रोजन होता है वो इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ना शुरू हो जाता है। ये हमने पढ़ा है पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, समझा भी हमने इसको, इसके बारे में कैसे वो टूटता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। जब ये ब्रेक होता है तो ये जो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को, जिसके पास में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, मतलब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो दूसरा बॉन्ड बनना यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो इस तरह हर वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एक कंडीशन क्रिएट होती है कि इसके पास में 3 हाइड्रोजन आयन हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं H3O, यानी कि हाइड्रेनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन, H3O। ये कंडीशन यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि एक टूटता है तो दूसरा इसके साथ में जुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। तो ये एक प्रकार से आयनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन भी है और यहाँ पर ऑक्सीजन आयन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें स्लाइटली टेंडेंसी होती है, मतलब हल्की सी जो है टेंडेंसी होती है, कि क्या टेंडेंसी होती है कि वो रिवर्सिबल आयोनाइजेशन कर सकता है। क्या कर सकता है, रिवर्सिबल आयोनाइजेशन। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वाटर है, इस वाटर में हम देखें, जैसे कि यहाँ हम एक और डायग्राम बनाते हैं,
H2O का, जैसे कि ये H2O है, अभी ये न्यूट्रल फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, स्लाइटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और स्लाइटली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये किस फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है। तो यह जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके साथ में, यहाँ पर जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा। और जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन निकलने से नेगेटिव चार्ज में वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन आयन जुड़ने से जो होता है, मतलब पॉजिटिव आयन जुड़ने से, अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक प्रकार का पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन जुड़ने से इसके अंदर धन आवेश जो होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो बढ़ता है, और इसके बाहर निकलने से जो है पॉजिटिव चार्ज कम होने से नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। ठीक है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, तो पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज होता है, और हाइड्रोजन आयन अगर निष्कासित होता है तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। समझ में आई बात, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये कंडीशन बनने की वजह से ये, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल आयोनाइजेशन बोलते हैं। कभी तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कभी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जब नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज उसको कंपाइल कर लेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज उसको कंपाइल कर लेगा। तो इस तरह से रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होता है। टू यील्ड है हाइड्रोजन आयन, जिससे क्या मिलते हैं, हमें हाइड्रोजन आयन मिलते हैं एक पोर्शन में, और ये हाइड्रोक्सिल आयन दूसरे पोर्शन में मिलते हैं। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन के आधार पर, कि H2O जो होता है वो टूट रहा है, ठीक है, और वो दो प्रोडक्ट दे रहा है, एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोजन आयन वो दे रहा है, देखो ये हाइड्रोजन आयन इसलिए दे रहा है क्योंकि हम यहाँ पर केवल एक अकेले जो है वाटर की बात कर रहे हैं ना, एक अकेले वाटर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। समझ में आए बात, तो देखिए कैसे कर रहा है ये काम। यहाँ पर एक डायग्राम से हम फिर दोबारा समझते हैं इस इक्वेशन को, कि ये मेरा हाइड्रोजन आयन H2O है, तो मैं H2O को इस तरह से लिख सकता हूँ, इस तरह से, इस तरह से लिख सकता हूँ, HOH लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। तो ये मैं इसको हाइड्रोजन आयन और इसको हाइड्रोक्सिल आयन, जब ये ब्रेक होगा, जब ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने पर क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन आयन बनेगा मेरा, और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। ये कंडीशन बन सकती है, ठीक है। अब ये कंडीशन बनेगी इधर से, मतलब जब मान लो ये हम माने कि ये आपका जो है क्या है, क्रिया कारक है, ठीक है, और ये क्या है, इसका उत्पाद है, ठीक है ना, प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर मैं इसको रिएक्टेंट मानूं, इसको मैं रिएक्टेंट मानूं कि दो हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन दोनों कंबाइन हो रहे हैं, और वो क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो इस कंडीशन को, मतलब इस H2O को हम ये लिख सकते हैं बड़े इजी तरीके से, ये लिखा जा सकता है। इसका मतलब भी डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर H2O टूटता है तो वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देता है, ये देता ही, ये रिएक्शन होती है, ठीक है, नेचर के अंदर ये प्रीफर है। although we commonly show the dissociation product of water is hydrogen, ठीक है। हम जो है सामान्य रूप से हम यहाँ पर ये शो कर सकते हैं कि जो वाटर होता है उसका डिसोसिएशन जो प्रोडक्ट होता है, मतलब जो उसका टूटने से जो उत्पाद बनता है वो क्या है, हाइड्रोजन आयन। क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन हमारा बन रहा है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन भी बन रहे हैं, लेकिन इनका अमाउंट जो है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों का अमाउंट क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ केवल एक को अज्यूम कर रहे हैं, केवल हाइड्रोजन आयन को, ठीक है ना। आयनिक प्रोडक्ट में हम यहाँ पर किसको अज्यूम कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन को प्रोडक्ट जो है अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो although we commonly show the dissociation product of water is hydrogen ion, हमने ये कहा कि जो हाइड्रोजन जो वाटर होता है वो टूट कर क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन बना रहा है, ठीक है, और साथ में क्या बना रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन बना रहा है। फ्री प्रोटोन डू नॉट एग्जिट इन सॉल्यूशन। अब ये जो फ्री प्रोटोन है, देखो इसके ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन बना है वो हाइड्रोजन आयन जो सॉल्यूशन होता है उसमें फ्री नहीं घूम सकता, प्रोटोन में से फ्री नहीं हो सकता, है ना। तो फ्री प्रोटोन डू नॉट एग्जिट इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर ऐसा फ्री प्रोटोन हमें देखने को नहीं मिलता है। हाइड्रोजन आयन फॉर्म्ड इन वाटर, हाइड्रोजन आयन किस में बन रहा है, वाटर के अंदर बन रहा है। आर इमीडिएटली हाइड्रेटेड, दोबारा से क्या हो जाता है, वो हाइड्रेटेड हो जाता है। हाइड्रेटेड का मतलब है कि किसी वाटर मॉलिक्यूल से जो है हाइड्रोजन आयन बना, और ये हाइड्रोजन आयन दोबारा से किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या हो गया, कंबाइन हो गया, मतलब जुड़ गया। मतलब यहाँ कहूँ कि यह हाइड्रोजन आयन है, और यह हाइड्रोजन आयन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, इस हाइड्रोजन आयन का नेक्स्ट स्टेप में यह हाइड्रोजन आयन जो है वो कंबाइन हो गया किसके साथ में, मेरे पीछे दिख नहीं रहा है, मैं अभी इसको हटा ही देता हूँ, कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो कंबाइन हो गया किसके साथ में, हाइड्रोजन आयन के साथ में। इस प्रोसीजर को हम बोल रहे हैं हाइड्रेटेड,
मतलब इस हाइड्रोजन का क्या हो गया यहाँ पर, जल योजन हो गया। हाइड्रेटेड का मतलब क्या हो गया, जल योजन हो गया, ठीक है। तो वेयर आर इमीडिएटली हाइड्रेटेड टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, और इसकी वजह से क्या बनेगा, इसकी वजह से बनेगा H3O। दो हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी है, और एक हाइड्रोजन और जुड़ने की वजह से क्या बन जाएगा, ये H3O बन जाएगा। तो क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, इस चीज को बोल रहे हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल मेक द हाइड्रेशन ऑफ डिसोशिएटिंग प्रोटॉन वर्चुअली इंस्टेंशियस। इंस्टेंशियस का मतलब होता है तुरंत, हाथों हाथ बनता है और बिगड़ता रहता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, देखिएगा यहाँ पर ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से जो हाइड्रोजन आयन, अब यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, यहाँ तो क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, लेकिन कहीं पर किसी एक पोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक होने की वजह से हाइड्रोजन आयन जो मिला था हमें, वो हाइड्रोजन आयन किसके साथ में जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, इस ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लिया उसने, बॉन्ड बना लिया। अब जब इस ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो गया, यहाँ से फ्री हो गया। फ्री होने की वजह से हमें ये स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलती है, हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर, और ये हाइड्रोक्सिल आयन की स्ट्रक्चर। तो ये कहलाता है आपका हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है, ये वाटर के अंदर किस तरह से रहता है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो हम इसको किसके द्वारा नाप सकते हैं कि जो है आयोनाइजेशन हो रहा है वाटर का, तो इसको नापने का जो तरीका होता है, इसको मापने का जो तरीका होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चालकता, ठीक है। क्या होती है ये, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, चालकता, ठीक है। तो विद्युत चालकता के द्वारा हम इसको नाप सकते हैं। प्योर वाटर कैरीज इलेक्ट्रिकल करंट, जो शुद्ध वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिकल करंट को कैरी करता है एज हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं, माइग्रेट टुवार्ड द कैथोड। हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं, H3O जो होते हैं, देखो आपने क्या किया कि एक कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर के अंदर जो है एक प्योर वाटर हमने रख दिया, एक यहाँ पर हमने लगा दिया कैथोड, और एक यहाँ पर लगा दिया हमने एनोड, ठीक है। तो ये तो जो है कैथोड है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज एनोड है, ठीक है। तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, कैथोड, और इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो कैथोड और एनोड वाली जो कहानी है, इसमें क्या करेंगे कि जब हम इसको इलेक्ट्रिकल चार्ज से जोड़ेंगे, मतलब किसी विद्युत चार्ज से जोड़ेंगे, विद्युत सोर्स से जोड़ेंगे, हम यहाँ पर मान लो एक बैटरी लगा दी हमने, और इस बैटरी से इसको क्या कर दिया हमने, कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया। जब हम जोड़ेंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक करंट जो इसके अंदर प्रवाहित होगा, उसकी वजह से जो H3O प्लस के जो आयन है, मतलब जो हाइड्रोनियम आयन है हमारे, वो हाइड्रोनियम आयन तो किधर आएंगे, कैथोड की तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे, ठीक है ना, माइग्रेट टुवार्ड द कैथोड। एंड OH जो हाइड्रोक्सिल आयन होंगे हमारे, OH आयन होंगे, वो किधर आएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि OH के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो तो इधर आ जाएंगे। और जो हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोनियम आयन होंगे, H3O, हाइड्रोनियम आयन जो कहलाते हैं हमारे H3O, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से मैं लिखता हूँ यहाँ पर ढंग से, H3O। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है, ये तो आ जाएंगे कैथोड की तरफ, और जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो किधर आ जाएंगे, एनोड की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि वाटर के अंदर भी जो है आयनाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए, अब ये जो मूवमेंट हुआ हाइड्रोनियम आयन का कैथोड की तरफ और हाइड्रोजन आयन का एनोड की तरफ, जो मूवमेंट हुआ है, द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सट्रीमली फास्ट कंपेयर विद दैट ऑफ अदर आयन। दूसरे आयन की अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जैसे कि सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इनसे ज़्यादा फास्ट होता है ना। दिस हाई आयनिक मोबिलिटी रिजल्ट फ्रॉम द काइंड ऑफ प्रोटॉन होपिंग, ठीक है। ये एक प्रकार की प्रोटॉन होपिंग होती है, और उसको हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो डायग्राम हमारे पीछे शो हो रहा है, यहाँ पर डायग्राम जो शो हो रहा है, उस डायग्राम में हम इस प्रोटॉन होपिंग को देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कल्पना करिए कि ये हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हमारा जो हाइड्रोजन है,
जो हाइड्रोजन ब्रेक हुआ था वो हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल आयन है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में क्या कर रहा है, प्रोटॉन की हुपिंग कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से तो छूट रहा है और यहाँ आकर ये जुड़ रहा है। इसी तरह से इसके अंदर भी यही कहानी हो रही है, इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में ये अटैच हो रहा है। इसी तरह से ये हाइड्रोजन आयन के साथ में ये हाइड्रोजन आयन जो है इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में, मतलब इस वाटर के साथ में अटैच हो रहा है। ये पूरा का पूरा एक वाटर मॉलिक्यूल है, आप समझ के चलिए, ठीक है ना। दोबारा से हम इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो कैसे, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये हाइड्रोजन है, और ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल है ना। फिर ये दूसरा हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, फिर हमारा ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, फिर हमारा ये चौथा वाटर मॉलिक्यूल है, और ये फिर हमारा पांचवा वाटर मॉलिक्यूल है। समझ में आया बात। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इस वाटर मॉलिक्यूल में जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, ये देखो हाइड्रोजन आयन है, यह हाइड्रोजन आयन जो है किसके साथ में कंबाइन हो रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पर ये जो एक जो अटैचमेंट हो रहा है इनका, एक अट्रैक्शन हो रहा है, ये कहलाता है प्रोटॉन हुपिंग। क्या कहलाता है ये, प्रोटॉन हुपिंग। इसी प्रकार से जब ये इसके ऊपर प्रोटॉन आ जाएगा तो इस प्रोटॉन को देने की कोशिश करेगा। जब ये प्रोटॉन चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जब इस वाटर के ऊपर आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये अपने इस प्रोटॉन वाटर, इसको अपने आप को न्यूट्रल रखने के लिए क्या करेगा, इस प्रोटॉन को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। तो इसी प्रकार से ये प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये तीसरे को कर रहा है, इसी प्रकार से चौथे को कर रहा है, इसी प्रकार से पांचवे को। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन जो है इनका चलता रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन हुपिंग। क्या बोलते हैं भाई, प्रोटॉन हुपिंग बोलते हैं। समझ में आया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन हुपिंग बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब आगे देखते हैं, जरा हम इसके आगे बात समझते हैं। तो जो प्रोटीन हुपिंग होती है, जो कि हमें दिखाई दे रही है, नो इंडिविजुअल प्रोटॉन मूव वेरी फार थ्रू द बल्क सॉल्यूशन, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ये जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है वो प्रोटॉन का, ये यहाँ पर जाकर अटैच हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब ये क्या, ये तो इसके साथ अटैच हो गया, लेकिन इसका निकलकर दूसरे पर चला गया, फिर इसका निकलकर तीसरे पर चला गया, फिर इसका निकलकर चौथे पर चला गया। इस तरह से ये चलता रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ ये जो है यहाँ से ही सीधा, मतलब घूमता घूमता यही प्रोटॉन जो है यहाँ पर पहुंचेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये वन बाय वन आगे से आगे बढ़ता रहता है। मतलब वो खुद तो नहीं जाता, दूसरे को वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। बट ए सीरीज ऑफ प्रोटॉन हुप बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल काज द नेट मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रोटॉन का इस पे आना और दूसरे इसके दूसरे प्रोटॉन का इसके ऊपर आना, ये एक क्या करता है यहाँ पर जो है नेट मूवमेंट, प्रोटॉन का नेट मूवमेंट शो करता है ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, काफी डिस्टेंस तक ये चलता रहता है। इन ए रिमार्केबल शॉर्ट टाइम, बहुत ही जल्दी, ये बहुत ही कम समय में ऐसा क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं आल्सो मूव रेपिडली बाय प्रोटॉन हुपिंग, है ना। इसी के साथ साथ जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, जो प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो उसी हिसाब से हाइड्रोक्सिल आयन भी जो है यहाँ पर अपने मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ये कैसा होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखो जैसे ही इसके पास में, देखो यहाँ पर इसको फिर से हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखो देखिएगा कि जैसे ही इसके पास में ये प्रोटॉन आएगा, तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ये हाइड्रोक्सिल आयन किसकी तरफ मूव करेगा, प्रोटॉन की तरफ। तो ये जस्ट उल्टा होता है ना, ये इधर आ रहा है तो ये इधर की तरफ में मूवमेंट कर रहा है, तभी ये बाइंड कर पाएंगे, ताकि ये इसको छोड़ सके, ताकि ये इस हाइड्रोजन आयन को क्या कर सके, छोड़ सके। जब ये छोड़ेगा तो ये यहाँ से टूटने के लिए टूटेगा, और टूटने जैसे ये टूटेगा तो इसके साथ में जुड़ने की कोशिश करेगा, और जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन आयन तो यहाँ पर अटैच हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयन जो हो रहा है वो हाइड्रोक्सिल आयन की तरफ में मूव कर रहा है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो हाइड्रोजन आयन की तरफ में मूव कर रहा है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयन का जो मूवमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ द हाई आयोनिक मोबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड बेस रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये मोबिलिटी हमारे एसिड बेस की जो रिएक्शन होती है उसके लिए, और हाइड्रोजन आयन की जो रिएक्शन होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। एज नोटेड अबव, प्रोटॉन हुपिंग वेरी लाइकली आल्सो प्ले ए रोल इन बायोलॉजिकल प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है ना। ये बायोलॉजी के अंदर, मतलब जो हमारी सेल्स होती हैं, कोशिकाओं के अंदर जो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, प्रोटॉन का जो ट्रांसफर रिएक्शन होती है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब जो आयोनाइजेशन होता है वाटर का, उसको हम कैसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे तो ये तो थी थ्योरी वाली बात, अब हम उस थ्योरी को कैलकुलेशन में जो है
डिनोट करते हैं, कैलकुलेशन उसकी करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें हमें मतलब किस किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम उसका फॉर्मूला जो है डेरिवेट करेंगे और डेरिवेट करने के बाद में फिर हम उसके ऊपर एक बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे। ठीक है, तो द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड बाय एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के द्वारा हम जो है आयोनाइजेशन जो होता है वाटर का उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्या होता है पहले उसको समझते हैं। देखिए मेरे पास में एक प्रोडक्ट है ए प्लस बी और ये प्रोडक्ट बनता है ए बी। ठीक है, तो इन दोनों के जहां पर एक ऐसी अवस्था या एक ऐसी सिचुएशन, एक ग्राफिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखिए हम, तो एक ऐसी अवस्था या एक ऐसी सिचुएशन जिस पर ए प्लस बी और ए बी ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो क्या हो, समान हो। ठीक है, मतलब ए प्लस बी भी वहां पर उतनी ही मात्रा में हो जितनी मात्रा में ए बी हो। मतलब जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उन दोनों की मात्रा कैसी हो, समान हो। तो ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम, इक्विलिब्रियम अवस्था। ठीक है ना, क्या बोलेंगे भाई, इक्विलिब्रियम अवस्था बोलेंगे। ठीक है, तो द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड बाय एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम जो हाइड्रोजन का जो आयोनाइजेशन हो रहा है उसको भी हम इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि हाइड्रोजन आयन जो वाटर होता है वो टूट कर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन बना रहा है, ये बना रहा है। तो एक इन दोनों के बीच में भी एक ऐसी अवस्था आएगी जिसके अंदर वाटर भी होगा और वहां पर उसी समान मात्रा में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन भी प्रेजेंट होंगे। तो ये जो ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर H2O बराबर क्या हो, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और इस इक्विलिब्रियम को हम K या KEQ द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करते हैं, K या KEQ के द्वारा डिनोट करते हैं। इसको हटाते हैं वापस से दोबारा से, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा K या KEQ। ठीक है ना, K या फिर KEQ, बात एक ही है, दोनों के द्वारा हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो आयोनाइजेशन है उसको हम एक रूम टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलिए एक एक चीज को बड़े ध्यान समझना है, उसी के बाद हम इसको डेरिवेशन कर पाएंगे और जो हमारे न्यूमेरिकल होंगे उनको हम सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होते हैं हमारे वो CSIR में हमसे पूछे जाते हैं। और यहाँ से वाटर से तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही है, आपको बता ही दिया है स्टार्टिंग में ही कि ये जो आप वाटर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन जो है हमारा हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम इज स्मॉल, है ना। इक्विलिब्रियम पर जो आयोनाइजेशन की जो डिग्री है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, 825 डिग्री सेंटीग्रेड। ओनली अबाउट 2 ऑफ एवरी 10⁻⁹ मॉलिक्यूल, यानी कि 10 की घात 9 मॉलिक्यूल में से केवल 2 मॉलिक्यूल में ही आयोनाइजेशन देखने को मिलता है। 10 की घात 9 का मतलब है कि एक के पीछे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगा दो, इन इतने सारे अंकों में से केवल 2 मॉलिक्यूल के बीच में हमें आयोनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, वाटर के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में हम वाटर को ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ फिजिकल टर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसको अज्यूम करना पड़ेगा, दिमाग में लाना पड़ेगा कि वास्तव में ऐसा हो रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इस इतनी सारी क्वांटिटी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल में से केवल मात्र 2 वाटर मॉलिक्यूल में ही आयोनाइजेशन शो हो रहा होगा एट ए टाइम। ठीक है, एक क्षण के लिए, वो भी किसके कितनी कितनी देर के लिए, मात्र एक क्षण के लिए। तो इसलिए हमें जो हमारा जो न्यूट्रल वाटर होता है, जो जिस वाटर को हम पीते हैं या जो न्यूट्रल वाटर होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, उस वाटर के अंदर हमें दो जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, मतलब ये एक बहुत ही कम क्वांटिटी में हो रहा है, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होने की वजह से ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, इन प्योर वाटर आर आयोनाइज इन एन इंस्टेंट। ठीक है, इंस्टेंट का मतलब है किसी क्षण। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से, इस फॉर्म, ये जो फॉर्मूला है इसके थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये आया कैसे है ना, ये आया कैसे है, तो इसको इसको लाने का जो तरीका है वो क्या होता है। देखो हमने कहा
कि हमारे पास में है ये वाटर, ठीक है, और वाटर जो है वो टूट रहा है किसके अंदर, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर, ठीक है। अब मुझे इसके इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन लाने के लिए, मतलब इन दोनों का अनुपात कैसा हो, बराबर हो, मतलब अगर दो वाटर मॉलिक्यूल हैं तो दो ही यहाँ पर क्या हो मेरे पास में 1+1 करके दो ही मेरे पास में, मतलब एक हाइड्रोजन आयन हो और एक हाइड्रोक्सिल आयन, तो दोनों का जो मान है वो कितना हो, 2/2 हो, मतलब दो दो इधर हो तो दो इधर होना चाहिए, तभी तो बराबर आएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अगर मैं 2 को 2 से काटूं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 2/2 लिख सकता हूँ। तो मुझे इसको इस फॉर्म में डालने के लिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है मेरा, जो प्रोडक्ट है वो क्या है मेरा, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया, यानी कि मैंने मान लो ये दो थे, इसको दो को ऊपर रख दिया, ठीक है। और जो मेरा रिएक्टेंट है वो क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, ये जो जल है, ये जो वाटर है, यही तो टूट कर किस में बदल रहा है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में बदल रहा है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, ये जो प्रोडक्ट है, ऊपर तो क्या लिखा मैंने, प्रोडक्ट, और नीचे क्या लिख दिया मैंने, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट लिख दिया, ठीक है। तो ऊपर जो प्रोडक्ट है वो क्या है मेरा, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, और नीचे जो रिएक्टेंट है वो मेरा क्या है, वाटर है। दोनों को लिख दिया मैंने। दोनों का अनुपात क्या आना चाहिए मेरे पास में, एक आना चाहिए। अगर एक आता है तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। और इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, के ई क्यू से डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई मेरी, ये इक्वेशन आई है इस इक्वेशन से, जिसमें हाइड्रोजन आयन, मतलब जो वाटर है वो टूट रहा है किसके अंदर, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर, ठीक है। अब देखो, इसको हम और भी जो है डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्योर वाटर होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो वाटर का, वो होता है 55.5 मोल पर ग्राम, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वाटर इन 1 लीटर डिवाइडेड बाय इट ग्राम मोलिकुलर वेट, ठीक है ना। ये कहाँ से आया, 55.5 m कहाँ से आया, तो 55.5 m कहाँ से आया, इसके लिए हमने क्या किया कि टोटल जो प्रोडक्ट है हमारा, टोटल जो वाटर है वो कितना है, 1000 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मोलिकुलर वेट हमने इसका ले लिया। और जो वाटर होता है उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, उसका मोलिकुलर वेट होता है 18.015 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये लीटर में है, ग्राम पर, ये तो ग्राम पर लीटर में है और ये ग्राम पर मोल में है। इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास मिला है हमें ये 55.5 m, ठीक है, ठीक है भाई। अगर ये कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो इसको तो आप ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया है कि जो 55.5 m ग्राम ऑफ वाटर है हमारे पास में इन प्योर वाटर, अब देखो इसको कैसे निकाला है हमने, यहाँ पर दोबारा से हम निकालने की कोशिश करते हैं, दोबारा से आपको थोड़ा और समझा देते हैं इसके बारे में। पर ये क्या है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता था। वैसे कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। देखो हमने क्या किया है यहाँ पर, इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज 5.5 मोल, ठीक है ना। 5.5 मोलर होती है किसकी कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन, ग्राम ऑफ वाटर इन 1 लीटर, वाटर इन 1 लीटर, 1 लीटर वाटर जो होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, वो होती है 5.5 मोल होती है, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। तो ये 5.5 मोल जो होता है इक्वल होता है किसके, 1000 ग्राम पर लीटर अपॉन 18.015 ग्राम पर मोल के, ठीक है। कैसे होता है ये इक्वल, क्योंकि हमने क्या किया है कि जो 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, ये 1 लीटर में कितने मोलिक्यूल होंगे, 1000 ग्राम होगा, 1 लीटर में 1000 ग्राम होगा। तो इस 1000 ग्राम को हमने इसके मोलिकुलर वेट से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसके मोलिकुलर वेट से क्या कर दिया है हमने, इसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने की वजह से हमें मिली है ये क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी जो आई है हमारी वो क्या आई है, हमारी 55.5 मोल आई है, ठीक है। एज एंड इज एसेंशियल कांस्टेंट इन रिलेशन टू वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, नेमली 1 × 10⁻⁷ मोल, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 × 10⁻⁷ मोल बोल सकते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और कांस्टेंट वैल्यू जो है इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, 1 × 10⁻⁷ मोल के हिसाब से भी इसको हम लिख सकते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन सब्सटीट्यूट 55.5 m इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस टू यील्ड। अब इसको हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इनपुट करने के लिए इस कंडीशन को हमें क्या करना है, इस
ये जो हमारी इक्वेशन है इसके अंदर हम इसको इनपुट करते हैं के इक्विवेलेंट इक्वल टू हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, और मैंने यहाँ पर लिख दिया ये अमाउंट। ठीक है, देख लेना आप, इसको भाग देके देख लेना, जो भी है आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये क्वांटिटी आई है, ठीक है, ये जो क्वांटिटी आई है 55.5 m, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, किसकी जगह लिख दिया? वाटर की जगह। अब देखो आगे, वाटर की जगह लिखने के बाद में इसको रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज किया हमने, इसके इक्विवेलेंट को हमें हटाना है और इसकी जगह हम आयन प्रोडक्ट जो होगा हमारा KW उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास में जो इक्वेशन है वो क्या है? इक्वेशन ये है के इक्विवेलेंट वाली, है ना। इक्वेशन है हमारे पास में के इक्विवेलेंट इक्वल टू हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, और यहाँ पर है अपना 55.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना, यही है, ये देखो इधर 55.5 m। ठीक है, तो 55.5 m लिख सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम मत लिखो, m में लिख दो इसको, मोलर जो है मोलरिटी में रख दो इसको, ये मोल हो गया। ठीक है, 55.5 मोल। अब क्या किया हमने कि इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर रहे हैं, तो 55.5 को इस इक्विवेलेंट से, के इक्विवेलेंट से गुना कर सकते हैं, तो ये दोनों को हमने गुणा कर दिया। ठीक है, अब दोनों को KW लाने के लिए हमने कहा कि KW क्या है? आयन प्रोडक्ट है, मतलब इसका जो ये जो टूटा, ये जो 55.5 जो है ये टूटा, तो इसने कितना हमें हाइड्रोजन आयन दिया, कितना हमें हाइड्रोक्सिल आयन दिया, इसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें ये तो मिल गया किससे? उस इक्वेशन से, जिसको हमने इसका जितना 1 लीटर जो सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले मोल को हमने इसके अंदर 18 पॉइंट जो था हमारा, कितना था? ये था 18.015 ग्राम। 18.015 ग्राम से इसको डिवाइड करने के बाद में हमें ये क्वांटिटी मिलती है, और ये क्वांटिटी हमें ये शो करती है कि वाटर के जो मोल हैं वो इतने हैं। ठीक है, अब इस 55.5 मोल जो वाटर है, इसको टूटने पर हाइड्रोजन आयन कितने मिलते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन कितने मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? तो इसके लिए ये जो हाइड्रोजन आयन और जो हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे, ये एक प्रकार का आयनिक प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? ये आयन प्रोडक्ट होगा। तो इस आयन प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं KW से। किससे डिफाइन करते हैं? KW से। तो मुझे KW को यहाँ पर लाने के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ? KW बराबर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, KW बराबर, यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख सकता हूँ, KW बराबर क्या कर सकता हूँ? इन दोनों को गुणा कर सकता हूँ, हो सकते हैं दोनों गुणा, प्लस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन हो सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? क्या होगा? वो हमारा KW होगा। ठीक है, तो 55.5 m जो है, इसको KEQ से जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसे गुणा कर दिया, प्लस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, वह KW जो है, KW क्या है? डेजिग्नेट द प्रोडक्ट 55.5 m के इक्विवेलेंट द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? आयन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, या ये किसके बराबर होगा? KW इक्वल टू 55.5 m इंटू के इक्विवेलेंट, यानी कि जो इक्विलिब्रियम होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, द वैल्यू फॉर KEQ का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम determined by electrical conductivity measure of pure water is 1.8 into 10 to power 60 m at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो है, ये जो क्वांटिटी है ये मेजर की जा चुकी है। ये जो मेजर की हमने, ये की किस पे की गई है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। के इक्विवेलेंट का मान होता है 1.8 into 10 to power 60। ठीक है, KEQ जो होता है इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है कितना? 1.8 into 10 to power 60, ये KEQ का मान होता है। ठीक है, अब इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर KW इक्वल टू 55.5 गुणा KEQ, इसकी जगह हम यहाँ पर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इस KEQ की जगह, क्योंकि इस KEQ का मान कितना है? 1.8 into 10 to power 60। ये हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है ना। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ KEQ इन इक्वेशन गिव द वैल्यू ऑफ आयन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम इसकी जो KEQ की वैल्यू जो है उसको हम यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ KW इक्वल टू हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ये यहाँ पर बराबर का निशान है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको ना।
ये जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये बराबर का निशान है, क्योंकि ये दोनों हमने यहाँ पर, ये प्लस नहीं है, ये दोनों बराबर का है ना, तो यहाँ गलती से प्लस लग गया था, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना है आपको, है ना। ये यहाँ पर गलती से क्या लग गया बेटा जी, प्लस लग गया है ना, यहाँ पर देखो ये प्लस लग गया, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक है इक्वल का निशान है, बराबर का निशान है ना, क्योंकि के डब्ल्यू बराबर हम, ये हमारा आयन प्रोडक्ट है और ये भी हमारा एक आयन प्रोडक्ट है, क्योंकि इसी से टूटा हुआ है, इन दोनों के गुणक से ही टूटा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर। तो के डब्ल्यू जो है, के डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन गुणा हाइड्रोक्सिन आयन हो गया, बराबर ये किसके बराबर है, ये दोनों बराबर है किसके, इसके बराबर है। तो हम यहाँ पर 55.5 m, और जहां पर के ई क्यू है उस के ई क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, के ई क्यू के मान की जगह हम लिख दिया 1.8 इंटू 10⁻60 m लिख दिया, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा 1 इंटू 10⁻40। कैसे मिलेगा कि जब आप 55.5 को 1.8 से गुणा करोगे तो ये आएगा 90.9, 90.9 इंटू 10⁻60, 10⁻60 यहाँ पर ऑलरेडी है, ये आएगा। तो 99.9 का मतलब हो गया 100, तो 100 गुणा 10 की घात -16। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻40, क्योंकि 2 जीरो है, 2 जीरो की जगह मैं यहाँ के 2 जीरो कम कर दूंगा, तो 1 गुणा 10 की घात 14 आ जाएगा। तो 1 गुणा 10 की घात 14, और m2 कैसे आया, m2 आया इन दोनों को, दोनों m को गुणा करने पर, ये एक m और इस दूसरे m को, दोनों m को गुणा करने की वजह से आया यहाँ पर m2, m स्क्वायर मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिल जाता है 1 गुणा 10 की घात 14 m स्क्वायर, ठीक है। 10 द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलवेज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻40 m स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि जो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन आयन जो होते हैं, किसी एक्वस सॉल्यूशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 1 गुणा 10 की घात -14 m स्क्वायर के बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बराबर होते हैं 1 गुणा 10 की घात 14 m स्क्वायर के बराबर होते हैं। अब जो चीज हमें याद रखनी है न्यूमेरिकल के लिए वो यही है, हमारे पास में यही एक कंप्लीट क्वांटिटी है जो हमें याद रखनी है। और वो कंप्लीट क्वांटिटी हमारी क्या है जो हमें हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि जब भी हम किसी वाटर को आयोनाइज्ड करते हैं, तो आयोनाइज्ड करने के बाद में जो उसके अंदर हमें हाइड्रोजन आयन, किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को जब हम क्या करते हैं, आयोनाइज्ड करते हैं, किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को जब हम आयोनाइज्ड करते हैं, तो इस आयोनाइज्ड वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन है, उनकी क्वांटिटी हमें मिलती है 1 इंटू 10⁻40 m स्क्वायर, ठीक है। मतलब 1 लीटर वाटर को तोड़ने पर भी हमें यही क्वांटिटी मिलेगी, और 1000 लीटर वाटर को तोड़ने पर भी हमें यही क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि ये मोल के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोल के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आया बात। तो हमें याद रखने वाली चीज क्या है, 1 इंटू 10⁻40 m आता है। किसके लिए आता है, ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन दोनों के लिए ही आता है, ठीक है ना, दोनों की क्वांटिटी ये होती है। अगर मैं इसमें से कहूँ कि इसमें से हाइड्रोजन आयन कितने हैं, तो इसमें से हाइड्रोजन आयन है 1 इंटू 10⁻7 m, और हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं, तो ये भी 1 इंटू 10⁻7 m। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्वांटिटी वापस से कितनी हो जाएगी, 14 m2 या m स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि आपको हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी और हाइड्रोक्सिल आयन की क्वांटिटी क्या होती है, यहाँ पर बराबर होती है, ठीक है जी। चलिए आगे अब इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे आया। अभी आप कहोगे कि सर ये कैसे आ गया, तो इसको आने का तरीका ये है कि अभी हमें जो क्वांटिटी मिली है वो ये है, अभी जो हमें क्वांटिटी मिली है वो क्या है, 1 इंटू 10⁻40 m स्क्वायर। कहाँ से आया ये आया है हमारे आयन प्रोडक्ट से। आयन प्रोडक्ट क्या है हमारा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को जब हमने इस इक्वेशन के साथ में, जो हमारा आयन है मतलब जो हमारा वाटर है, उसकी मोलरिटी और जो इक्विलिब्रियम है, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कंबाइन कर दिया। कंबाइन मतलब उनको गुणा कर दिया, गुणा करने से हमें ये वाली जो है क्वांटिटी मिलती है। 10 द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलवेज इक्वल 1 इंटू 10⁻40
माइनस 40m²। तो हमें ये पता है कि जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा किसके, 1 गुणा 10 की घात 14 माइनस 14m² के, ठीक है। वे देर आर एग्जैक्टली इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अगर यहाँ पर इक्वल कंसंट्रेशन हो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की इन प्योर वाटर, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी ए न्यूट्रल पीएच। अगर इन दोनों क्वांटिटी कैसी हो, बराबर हो, हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्सिल आयन की, तो ये जो वाटर होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्योर हो जाएगा। यानी कि प्योर वाटर के अंदर जो आपसे पूछा जाए कि उसका जो मोलर मास कितना होता है, तो ये आप लिख सकते हो 1 × 10⁻40 लिख सकते हो, ठीक है। या आप कर सकते हो प्योर वाटर के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है आयंस की वो कितनी होती है, तो 1 × 10⁻40m² होती है, ठीक है। Is this pH? इस pH पर the concentration of hydrogen ion and hydroxyl ion can be calculated from the ion product of water, ठीक है। तो आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर के द्वारा हम ये क्वांटिटी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, अभी हमने देखा कि KW बराबर क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन होता है। KW बराबर क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन होता है। यही तो बात की हमने, यहाँ पर ये बराबर का निशान है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि KW बराबर, ये इसको अगर आप हटाते हो तो KW बराबर हाइड्रोजन आयन प्लस गुणा हाइड्रोक्सिल आयन, यही क्वांटिटी है। इसका हमने इक्वल किया है 55.5 m इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, ये वाली बात थी। तो ये KW बराबर क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है यहाँ पर है हमारे पास KW बराबर। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास में केवल मात्र हाइड्रोजन आयन है, तो इस हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि KW इक्वल टू हाइड्रोजन आयन का होल स्क्वायर, मतलब इसकी क्वांटिटी में डबल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही क्या होंगे, उस वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, और जितने हाइड्रोक्सिल आयन है उसके उसी के अनुपात में यहाँ पर क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे। तो अगर मैं केवल हाइड्रोजन आयन को डबल कर देता हूँ तब भी वो KW के बराबर होगा, या फिर मैं हाइड्रोक्सिल आयन को KW बराबर OH माइनस को यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ तब भी ये किसके बराबर होगा, KW के बराबर होगा, यानी कि ये भी एक प्रकार का आयनिक प्रोडक्ट होगा, ठीक है। चलिए, सोल्विंग फॉर हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन के लिए हम इसको सोल्व करते हैं कि आपके पास में हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन है, तो इस हाइड्रोजन आयन को हम इस इक्वेशन के अनुसार, हमारे पास इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन के हमारे पास KW बराबर हाइड्रोजन आयन, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, KW बराबर हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव आयन, और यहाँ पर मैंने लिखा हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, ये लिखा मैंने। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं केवल हाइड्रोजन आयन की बात करूँ तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ KW बराबर हाइड्रोजन आयन का क्या है मेरे पास में, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो होल स्क्वायर है इसके अकॉर्डिंग ये भी एक स्क्वायर हो गया, ये भी एक स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं इसमें से केवल एक हाइड्रोजन आयन लूँ, मतलब मैं कहूँ कि मेरे पास में KW जो है वो क्वांटिटी कितनी है, 2 है, तो हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी कितनी होगी, हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी मेरे पास क्या होगी भैया, यहाँ पर 2 होगी, ठीक है ना, मतलब 2 का स्क्वायर होगा। ये देखो आप, KW बराबर 2 है तो हाइड्रोजन आयन मेरे पास कितने होंगे, 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि KW मेरे पास 2 है तो हाइड्रोजन आयन कितने होंगे मेरे पास में, 4 होंगे। समझ में आई बात। अगर मैं यही चीज किसके लिए लिखूं, इसके लिए लिखूं, हाइड्रोक्साइड के लिए, हाइड्रोक्साइड के लिए लिखूं, यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखूं, तो मैं इसको भी यहाँ पर ऐसे 2 का 2 4 कर सकता हूँ, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसके लिए, इस क्वांटिटी के लिए, इस हाइड्रोजन के लिए मैं ये लिख सकता हूँ कि KW अंडर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसके स्क्वायर को हटाऊं तो मेरे पास में KW का क्या हो जाएगा, अंडर स्कोर हो जाएगा, मतलब अंडर रूट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन इक्वल टू अंडर स्कोर KW, सॉरी अंडर रूट KW लिख सकते हैं हम। और KW का मान कितना है हमारे पास में, देखो पिछले वाले उसमें देखो KW का मान हमारे पास क्या आया था, KW का मान आया था हमारे पास में 1 × 10 की घात 14 m² आया था। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस KW की जगह पर लिख दिया 1 × 10 की घात 14 m²। अब मैं इसका जो ये अंडर रूट है इसको हटाऊं, अगर मैं इसको हटाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 10⁻⁻7 m, एन एक का जो अंडर रूट होगा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन, अगर हाइड्रोजन आयन है मेरे पास में, तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की क्वांटिटी कितनी है, बराबर है। तो हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन,
अगर मैं ये लिखता तो ये लिखता मैं 1 × 10⁻⁻⁴, लेकिन मैंने क्या लिखा यहाँ पर लिखा मैंने हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन जब मैंने यहाँ पर लिखा तो ये हाइड्रोजन आयन इस हाइड्रोक्सिल आयन के बराबर है, और इसका अंडर रूट हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको 10⁻⁷ m में कन्वर्ट कर दिया। m स्क्वायर का मतलब m हो गया, इसका अंडर रूट हट गया, अंडर रूट हटते ही ये क्वांटिटी कितनी होगी, हाफ होगी। अंडर रूट का मतलब यहाँ पर जब हम क्वांटिटी ऊपर होती है, किसी की घात होती है, तो वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। जब अंडर रूट आप हटाते हो, जैसे मैं लिखूँ 10⁻⁻40, ये लिख दिया मैंने, ऐसे ऐसे लिख दिया ना। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया और इसके ऊपर लगा रखा है अंडर रूट, तो जब मैं इस अंडर रूट को हटाऊंगा तो ये 10 की घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आया बात? अगर यहाँ पर 4 होता तो ये 2 हो जाता, अगर यहाँ पर 6 होता तो ये क्या हो जाता, 3 हो जाता। अंडर रूट हटाने पर ये घात जो होती है घट जाती है, मतलब आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। लेकिन अगर यही मेरे पास में अंडर रूट मुझे हटाना होता, और यही मेरे पास में यहाँ पर इस अंडर रूट के अंदर मान लो 6 होता, अंडर रूट 6 या अंडर रूट 9 होता, तो फिर मैं यहाँ पर लिखता 3, ठीक है ना। अंडर रूट 9 होता तो मैं यहाँ क्या लिखता, इसका अंडर रूट का 3 लिखता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स थोड़ी सी आनी चाहिए हमें, गणित भी आनी चाहिए, थोड़ी सी फिजिक्स भी आनी चाहिए, थोड़ी सी जो है केमिस्ट्री भी आनी चाहिए। आपको बता ही दिया था मैंने, पढ़ने के लिए आपको ये चीजें बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये समझ में आया आपको, क्या समझ में आया भाई, कि जो हाइड्रोजन आयन होता है, जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, वो दोनों की क्वांटिटी क्या है, बराबर है। और बराबर होने की वजह से मैंने इस 10⁻40 को क्या कर दिया, यहाँ पर 10⁻⁻7 m लिख दिया है, ठीक है। एज द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज कॉन्स्टेंट, तो आयन प्रोडक्ट जो है वाटर का वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। वेदर हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन 1 × 10⁻⁷ m, अगर मान लो जो हाइड्रोजन आयन है वो ज्यादा है, ठीक है ना, ज्यादा है किससे, 1 × 10⁻⁷ m से, तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे। तो ये क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। मतलब अगर मेरे पास में 3 हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, मान लो दोनों का वैल्यू जो है 4 है, KW का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 है, तो एक हाइड्रोजन आयन है प्लस 3 क्या होंगे, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। अगर 2 हाइड्रोजन आयन है तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। अगर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आयन है तो 1 हाइड्रोक्सिल आयन होगा। तो जितने हाइड्रोजन आयन है उसकी अपेक्षा हाइड्रोक्सिल आयन घटते और बढ़ते रहेंगे, और जितने हाइड्रोक्सिल आयन है उसकी अपेक्षा हाइड्रोजन आयन है वो घटते और बढ़ते रहेंगे। तो ये प्रोसीजर जो है चलता रहेगा, मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वांटिटी है KW, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब KW का मान जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसर्न में कितना होगा, 10⁻⁻7, और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसर्न में क्या होगा, 10⁻⁻7 होगा। लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों की, हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों के कॉम्बिनेशन में KW का मान कितना होगा, 1 × 10⁻40 होगा। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। मैंने बोला आपको 2 क्वांटिटी आपको याद रखनी है, एक ये क्वांटिटी आपको याद रखनी है, कौन सी वाली, 1 × 10⁻⁻m, और ये क्वांटिटी हम किस लिए याद रख रहे हैं, हम याद रख रहे हैं इसको हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन के लिए। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और इग्नोर करने के बाद में केवल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन के लिए केवल एक क्वांटिटी याद रख लें हम, और वो क्वांटिटी क्या होगी हमारी, वो क्वांटिटी होगी 10⁻⁻7m। बस इतना सा और याद रखना है हमें। अब हमें केवल एक के लिए याद रखना है कि हाइड्रोजन आयन के लिए आप याद रख लो कि इतना होता है, या हाइड्रोक्सिल आयन के लिए याद रख लो कि ये होता है, ठीक है। तो हमेशा इसका जो आयन प्रोडक्ट होता है वो ये होता है। इज द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है मेरे पास में 10⁻⁻8, कितनी है, -8। तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁻6, 8 और 6 14। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 14 आना चाहिए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के जुड़ने के साथ में, ठीक है। तो ये चीज अगर हमें याद रहेगी, तो देखो हाइड्रोजन आयन बढ़े तो हाइड्रोक्सिल आयन घट गए। तो कहने का मतलब है कि वेदर हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन 1 × 10⁻⁻7। अब -7 से हाइड्रोजन आयन की संख्या -7 की जगह कितनी हो गई, यहाँ पर -8 हो गई। तो हाइड्रोक्सिल आयन मस्ट बी लेस देन 1 × 10⁻⁻7 ठीक है। तो इस 1 × 10⁻⁻7 से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो 7 की जगह यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की क्वांटिटी कितनी हो गई, -6 हो गई, ठीक है। और या फिर ये उसका उल्टा हो सकता है, अगर हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन घटेंगे, और हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन घटेंगे। व्हेन हाइड्रोजन आयन इज वेरी हाई, हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी क्या है, जब हाई है, एज इन ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मस्ट बी वेरी लो, है ना। हाइड्रोक्सिल आयन जो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर जो है कम होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी क्या होती है,
HCl में ज़्यादा होती है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कोई सॉल्यूशन है, HCl का कोई सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई बेस है हमारे पास में, जैसे मान लो KOH है, KOH का सॉल्यूशन है, तो KOH के सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की जो है क्वांटिटी वो ज़्यादा होगी और हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, from the ion product of water we can calculate hydrogen ion if we know hydroxyl ion and vice versa। अगर हमारे पास में हाइड्रोजन आयन दिए हुए हैं तो हम जो है हाइड्रोक्सिल आयन को ज्ञात कर सकते हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन दिए हुए हैं तो हम हाइड्रोजन आयन को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आ जाइए, अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल जो कि CSIR नेट में पूछ लिया जाता है। इस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल वो पूछ लिए जाते हैं। हालांकि ये जो भी है आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ये लेलेंजर बायोकेमिस्ट्री की बुक है, उससे मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को, वाटर का जो आयोनाइजेशन है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m NaOH। आपको क्या दिया गया है, 0.1 m NaOH दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि इस 0.1 मोलर NaOH के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल आयन है, पूछा क्या गया है, हाइड्रोजन आयन है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो हम इसको इस इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें पता है कि KW जो वाटर प्रोडक्ट होता है हमारा वो क्या होता है, KW बराबर क्या है, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, यही है हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन माइनस, है ना, ये है हमारा, ये KW है, वाटर प्रोडक्ट है। अब हमें क्या दे रखा है, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन तो दे रखी है, हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि NaOH है, तो इस Na को तो भूल जाओ, OH और H को याद रखो हर जगह, OH और H को याद रखना है हमें। ठीक है ना, कोई भी आयनिक प्रोडक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है, किसी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्ञात करनी है या हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज्ञात करनी है, तो उसका जो मेन प्रोडक्ट, उसका जो मेन सब्सटेंस है उसको भूल जाओ, केवल आप ध्यान दो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन पर, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 0.1 m दे रखी है हमने, कितनी दे रखी है, हाइड्रोक्सिल आयन की क्वांटिटी 0.1 मोलर दे रखी है, या मोल दे रखी है, आप ये याद रखो। ठीक है, तो वी बिगिन विद द इक्वेशन फॉर द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए हम कौन सी इक्वेशन फॉलो करते हैं, KW इक्वल टू हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, ये इक्वेशन हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। विद सोल्विंग हाइड्रोक्सिल आयन, है ना, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में हम सोल्व करते हैं। तो हाइड्रोक्सिल आयन का हमें जो दे रखा है क्वांटिटी वो कितनी दे रखी है, 0.1 m, ये दे रखी है। हाइड्रोक्सिल आयन बराबर कितने हैं, 0.1 m है। ठीक है, अब इसको हाइड्रोजन आयन के साथ में हम सोल्व करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं, अब मैं इस इक्वेशन को, ये जो मेरी इक्वेशन है यहाँ मैं थोड़ा सा सोल्व करके दिखाता हूँ आपको इस इक्वेशन को। बात वही है, वो ऊपर हो रखी है सोल्व, पर आपको समझ में कम आती है इस चीजें। तो देखो, मैं इस हाइड्रोजन आयन को इधर ले लूँ सोल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे इस हाइड्रोजन आयन का मान नहीं दे रखा। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करूँ, इस चीज को मैं यहाँ पर पुट करूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, KW बराबर हाइड्रोजन आयन दे रखे हैं मुझे, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन दे रखे हैं, हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी तो मुझे ज्ञात करनी है। तो हाइड्रोक्सिल आयन जब मुझे दे रखे हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोक्सिल आयन की क्वांटिटी कितनी है, 0.1, ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर इंटू लगा के 0.1 लिख सकता हूँ। अब मुझे हाइड्रोक्सिल आयन निकालने हैं, तो इस हाइड्रोजन को मैं बाहर ले आता हूँ, हाइड्रोजन को मैं बाहर ले गया, हाइड्रोजन को बाहर लेते ही ये क्या हो गया, KW ऊपर चला गया, KW ऊपर चला गया, और हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ आ गया मेरा, नीचे की तरफ में आ गया, नीचे की तरफ में आ गया ये 0.1। ठीक है, आ गया। तो मैंने अब ये 0 पॉइंट, या मैं इसको हाइड्रोक्सिल आयन लिख देता हूँ, पहले हाइड्रोक्सिल आयन लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं हाइड्रोक्सिल आयन लिख देता हूँ। ठीक, समझ में आया। अब मुझे क्या निकालना है, हाइड्रोजन आयन निकालना है। तो KW का मान क्या है, KW का मान अभी हमने देखा कि KW का मान होता है, ये याद रखना है हमें, KW का मान, KW इक्वल टू होता है 1 × 10⁻⁻40 m², ये होता है। और हाइड्रोक्सिल आयन का मान हमें दे रखा है, हाइड्रोक्सिल आयन का मान कितना है हमारे पास में, 0.1 m। इस m से ये m एक बार कट गया, तो यहाँ पर तो क्या बच गया, m बच गया। अब यहाँ पर मेरे पास में क्या है, 1 × 10⁻⁻4 है। तो मैं इस 0.1 को क्या लिख सकता हूँ, इस 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। अब मैं इस 1 को ऊपर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 40 है ना, तो ये इस 1 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, इस 1 का तो कोई लेना देना है रहेगा नहीं, इस 10⁻⁻1 को ले जाऊंगा, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 × 10⁻40 -1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻13 हो जाएगा। समझ में आया।
और ये m जहाँ का जहाँ रह जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं इस एक को तो भूल ही जाता हूँ, एक का तो कोई लेना देना होता नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 की घात माइनस 13 m जो है वो होते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। समझ में आया? अब आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल है, इसे सोल्व करके आपको जो है मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। ये सॉल्यूशन आप करेंगे, आप नोट कर लीजिए इसको। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन ए सॉल्यूशन विद एन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ m। आपको दे रखी है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 1.3 गुणा 10 की घात 4 -4 m दे रखी है, और हमें ज्ञात करनी है क्या, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये आप मुझे याद करके यहाँ पर बताओगे कि क्या क्या है इसका आंसर। ठीक है, अब आंसर जो है आपका वो ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई आंसर आपका, आपका आंसर इसके अंदर आना चाहिए 7.7। ये आंसर अगर आप लेके आते हो, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आंसर भी लिख देता हूँ, सॉल्यूशन आपको करना है कैसे आया ना, 7.7 इंटू 10⁻⁻11 m, ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आ जाता है आपका, तो इसका मतलब आपने सॉल्यूशन को कर लिया है। ठीक है, आपने सॉल्यूशन जो है वो सही तरीके से किया है। अगर ये आंसर नहीं आता है आपका, तो फिर इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने क्या की है, गलती की है। फिर उसको हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, या फिर हम जब ऑफलाइन क्लास होगी उसमें सोल्व करेंगे आपके जो भी सवाल है उनको, क्योंकि अभी हम लाइव नहीं आते हैं, तो इसलिए से आपको क्या है कि पता नहीं लगता है ना। और वीडियो को पूरा देखना है, अगर देखा होगा तो आप ये सोल्व करोगे, नहीं देखोगे थोड़ा आगे आगे अगर देख के रह जाओगे, तो फिर आपसे सॉल्यूशन भी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम बफर, हालांकि बफर जो है हमारे सिलेबस में है नहीं बेटा, ठीक है ना, एमएससी के सिलेबस में बफर नहीं है, पीएच भी नहीं है, लेकिन हम इन दोनों को भी करेंगे क्योंकि ये CSIR नेट के अंदर आता है। ठीक है ना, CSIR नेट में आता है, एमएससी के सिलेबस में हमें नहीं लिखा हुआ है बफर पीएच, लेकिन वाटर से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन CSIR नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक सवाल जो है हमारा बनता है, 5 सवाल आते हैं बायोकेमिस्ट्री में से CSIR नेट में, तो हो सकता है आपका 5 सवाल जो है वो राइट हो जाए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और करते हैं आगे हम बात बफर या फिर जो है हमारा पीएच के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।